एंकर। देखिए, आपने डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा था। फिर हमने आपको वो बताया था कि जीन जो हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। अब अगर हम जो किसी सेल में डीएनए की लेंथ निकालें, मतलब जितने भी टोटल डीएनए है सबकी लेंथ निकालें, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो डीएनए की लेंथ एक उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब एक सेल में जितनी डीएनए की लेंथ होगी आपके, वो हर सेल में उतनी ही रहेगी। तो डीएनए की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? बेस पेयर के नंबर पे। डीएनए की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? बेस पेयर के नंबर पे। भाई बेस पेयर से मिलके तो डीएनए बना था ना। अपन ने बेस पेयर किसे कहा था? इधर न्यूक्लियोटाइड और इधर न्यूक्लियोटाइड। जैसे इसका एडेनिन है तो इसका थाइमिन, तो ये पूरा एक बेस पेयर था ना। तो इस बेस पेयर के नंबर पे ही डीएनए की लेंथ डिपेंड करती है। अब देखिए, जैसे एक बैक्टीरियोफेज, जानते हैं आप लोग बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को। तो ये आपके बैक्टीरियोफेज 174 में 5386 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आपके जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज है, लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज है उसमें 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया, एरिस्टिया कोलाई बैक्टीरिया आपने सबने सुना होगा। ई कोलाई बैक्टीरिया में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। और अगर हम एक ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल देखें, हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। ह्यूमन की एक हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। मीन्स ये मान लीजिए कि सारे डीएनए को जोड़ दें तो पूरी इसकी लेंथ में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। और अगर एक डिप्लॉइड सेल ले लें तो डिप्लॉइड सेल में कितने हो जाएंगे? 3.3 इंटू 2 इंटू 10⁹ बेस पेयर, तो वो हो जाएगा आपके 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो इस तरीके से आपके ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में इतने बेस पेयर हैं, तो डिप्लॉइड में इतने बेस पेयर होंगे। क्लियर? अब देखिए, आपने पढ़ा था दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर? तो अगर हम इसकी पूरी निकालें, तो पूरा अगर हम मीटर में निकालें, तो मीटर में निकालने पे देखा गया है 2 मीटर लेंथ होती है। मतलब एक डिप्लॉइड सेल में जो आपके बेस पेयर है, इन सब के दो के बीच की लेंथ इतनी है, तो पूरी एक लंबी जो रस्सी बनेगी इन सब की मिला के, वो लगभग 2 मीटर लंबी दूरी होती है। तो अपनी सेल बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी। हम तो अपनी सेल एक साथ नहीं देख सकते ना। और सेल के अंदर न्यूक्लियस और भी छोटा, और उतनी सी जगह में 2 मीटर लंबी रस्सी कैसे आएगी? तो ये आपके डीएनए की पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होगी मतलब ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, पैकेजिंग हो जाएगी, तब जाके वो सेल के न्यूक्लियस में आएगा। क्योंकि 2 मीटर लंबी रस्सी तो इतनी सेल में नहीं आ सकती ना, सेल के न्यूक्लियस में।
सेल ही बहुत छोटी है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और भी छोटा हुआ, तो उसके अंदर ये 2 मीटर लंबी रस्सी कैसे आएगी? इसके लिए क्या होता है? डीएनए की पैकेजिंग होती है, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ये बन जाएगा, उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो अब पढ़ेंगे अपन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्लियर? तो ये डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल में अलग होती है और यूकैरियोटिक सेल में अलग होगी। पहली चीज हम आपको बता दें, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम केवल डीएनए के बने होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ये आपके। अब आइए पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग होती है और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होके फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए आपके कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से ये इनके लूप बन जाएंगे और डीएनए आपका फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण एसिडिक नेचर का होता है, जो निगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होंगे। तो ये डीएनए लूप के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और इस तरीके से सर्कुलर डीएनए बन जाएगा। अब ये लूप के फॉर्म में अरेंज है तो लूप तो खुल सकते हैं ना, तो इनके लूप को जोड़ने का काम करेगी एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है? तो ये आपके इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बताया? डीएनए आपके फॉस्फेट ग्रुप के कारण एसिडिक नेचर का होता है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये आपके लूप के फॉर्म में कॉइल फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, लेकिन लूप तो खुल सकते हैं, तो इनके लूप को बांधने का काम करेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा न्यूक्लियोइड। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, केवल क्रोमोसोम होता है। पहले हम आपको बता दें न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, छोटी सी न्यूक्लियोलस होती है और ये क्रोमोसोम होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा और न्यूक्लियोलस भी नहीं होती, केवल क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो ये होती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। आगे आप लोग को आ जाइए पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है? तो उसके लिए पहले हम बता दें, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग होके वो क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। वो अलग है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो डीएनए के लूप को जोड़ती है वो अलग है, वो हिस्टोन नहीं होती। ठीक है? ये एक डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये आपके यूकैरियोटिक सेल में आपके जो डीएनए की पैकेजिंग है, इसका हम न्यूक्लियोसोम मॉडल समझा रहे हैं आपको। न्यूक्लियोसोम
न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज, जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन आपके 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। 1 2 3 4 5 5 टाइप की होती है हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें से H2A, H2B, H3, H4 ये 4 टाइप की प्रोटीन के दो दो मॉलिक्यूल, ये 4 टाइप हिस्टोन प्रोटीन के दो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल। तो ये 8 मॉलिक्यूल जब मिलेंगे H2B, H2B, H3, H4 के 2 मॉलिक्यूल, तो ये हिस्टोन का ऑक्टेमर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ऑक्टेमर। ठीक है, 1 2 3 4 3 डिवीजन में देखेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। 8 हिस्टोन प्रोटीन का क्या बन जाएगा, ऑक्टेमर। तो हिस्टोन ऑक्टेमर हो गया, ये क्या हो गया, हिस्टोन ऑक्टेमर। अब इस ऑक्टेमर के चारों ओर डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होगा 1 3/4 फोल्ड के फॉर्म में। डीएनए 1 3/4 1 3/4 फोल्ड के फॉर्म में ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड है। ये देखिए, ये डीएनए हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन और ये हो गया से लिपटा हुआ डीएनए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन आपके पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्लियर, इसमें आपके जो है हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टेमर बनता है और ये आपके आपके जो ऑक्टेमर है ये हिस्टोन के चारों ओर लिपटा रहता है 1 3/4 फोल्ड के फॉर्म में, और ये कहलाता है एक न्यूक्लियोसोम। ये बन गया एक न्यूक्लियोसोम। तो लगभग एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं। लगभग एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। क्लियर, तो एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए, ऐसे कई न्यूक्लियोसोम होंगे। मान लीजिए ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा तो ऐसे कई न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे और सब न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ेंगे। तो ये न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करेगा डीएनए लिंकर प्लस H1 हिस्टोन प्रोटीन। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लिंकर, डीएनए डीएनए को जोड़ेगा और ये H1 हिस्टोन प्रोटीन इन सबको जोड़ती चली जाएगी। तो ये देखिए, ये डीएनए लिंकर और H1 हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए लिंकर और H1 हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से जुड़ जुड़ के ये लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे कहेंगे बीडेड स्ट्रिंग। बीडेड, भाई ऐसा लगेगा ना, यूं ऐसा ऐसा, एक न्यूक्लियोसोम ये आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो दो न्यूक्लियोसोम आपस में किससे जुड़ रहे हैं, डीएनए लिंकर और H1 हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, H1 हिस्टोन प्रोटीन ने ऑक्टेमर बनाने में हेल्प नहीं किया था, ये आपके न्यूक्लियोसोम को जोड़ने में हेल्प करती है। तो ये H1 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए लिंकर से दो न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ेंगे और जुड़ जुड़ के एक लंबी डोरी बना लेंगे, बीडेड स्ट्रिंग। बीडेड स्ट्रिंग का मतलब मोती में जड़ी हुई माला। तो जैसे मोती फूले, तो इस तरीके से मोती में जड़ी हुई माला जैसे लगेगा ना बीडेड स्ट्रिंग, तो ये आपके लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर आपके कॉइल्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, और कॉइल्ड होके सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सोलेनॉइड आप लोग जानते होंगे ना,
ये ऐसे स्प्रिंग सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरीके से ये आपके सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर और कंडेंस होंगे तो ये आपके क्रोमेटेड फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका कंडेंसेशन होता जाता है और सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में ये कंडेंस होके क्रोमोसोम कहलाते हैं। मतलब ये क्रोमेटिन फाइबर रहेंगे, लेकिन जब ये सेल डिवीजन होता है तो ये कंडेंस होके क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम। तो हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलके बना है। जैसे एक क्रोमेटिड फाइबर ये, दूसरा ये। कैसे बने क्रोमेटिड फाइबर, ये लंबी बीडेड रिंग, ये कंडेंस होगी, कॉइल्ड हो जाएगी, और ज्यादा कंडेंस होगी तो सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, और फिर ये आपके क्या बना लेगी, क्रोमेटिड। तो दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर से। दो क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, जिसके बाहर एक प्रोटीन प्लेट होती है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर मतलब ये दो क्रोमेटिड हो गए जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, और सेंट्रोमियर के बाहर ये प्रोटीन प्लेट होती है, इसे कहेंगे काइनेटोकोर। ये हो जाएगा सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के बाहर ये काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर प्रोटीन से ही जुड़ते हैं। तो ये होता है आपके पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक। अब आपने देखा जब ये आपके न्यूक्लियोसोम कंडेंस होते हैं तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह आपके जुड़ते चले जाएंगे, कंडेंस होते जाएंगे। तो जब ये आपके स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह कंडेंस होते हैं ना, तो कहीं पे तो ये आपके बहुत कॉम्पैक्टली हो जाएंगे और कहीं पे लूजली अरेंज होंगे। भाई कहीं कहीं पे ये स्प्रिंग कंडेंस हो गई कॉम्पैक्टली, और कहीं कहीं पे लूज रहेगी। तो हमारे एक साइंटिस्ट ने इस पे स्टेनिंग करी, और स्टेनिंग करके देखा कि इसका कुछ पार्ट डार्क कलर में आता है, डार्क स्टेन होता है, और कुछ पार्ट लाइट स्टेन होता है। कुछ पार्ट डार्क स्टेन होता है, स्टेन मतलब कलर करना, और कुछ पार्ट लाइट कलर का स्टेन होता है। डार्क स्टेन वाले पार्ट को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। और लाइट स्टेन वाले पार्ट को कहते हैं यू क्रोमेटिन। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया कहीं कहीं पे ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और कहीं कहीं पे लूजली। जहां कॉम्पैक्टली अरेंज है वहां पे डार्क स्टेन हो जाएगा, जहां लूजली अरेंज है वहां पे लाइट स्टेन आ जाएगा। जहां पे ये कॉम्पैक्टली बहुत सटे सटे हैं वहां पे डार्क कलर आएगा, और जहां पे ये लूज है वहां पे लाइट कलर आएगा। तो डार्क स्टेन वाले पार्ट को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और लाइट स्टेन वाले पार्ट को कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब दोनों में डिफरेंस, हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट जेनेटिकली इनएक्टिव है। जेनेटिकली इनएक्टिव होता है हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट, और ये डीएनए से एमआरएनए नहीं बनाएगा केवल। और दूसरी चीज जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है ये जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है। ये जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है, और ये वाला पार्ट ही डीएनए से एमआरएनए बनाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो more dense part is called as heterochromatin and loose part is called as euchromatin. Heterochromatin is genetically inactive. We do not form mRNA, ठीक है, and do not take part in transcription. And the euchromatin वाला part जो है is genetically active part which take part in transcription and form mRNA. क्लियर।
तो ये हुआ आपके यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन वाले पार्ट। देखिए, आपने दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पढ़े, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। लेकिन सबसे पहले जो आपके बना था वो था आरएनए। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का काम जिसने किया था वो था आरएनए। साथ में एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ये सब आरएनए के द्वारा ही परफॉर्म होती थी। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का काम किसने किया था? आरएनए। बना भी सबसे पहले आरएनए था और सबसे पहले एंजाइम कैटलिस्ट का काम भी आरएनए ने ही किया था। सबसे पहला कैटलिस्ट मतलब एंजाइम का काम भी आरएनए ने ही किया था आपके। इसलिए पहले के वर्ल्ड को कहते हैं आरएनए वर्ल्ड। बाद में आपके आरएनए का मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन हुआ, आरएनए का मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन हुआ, तब आपका डीएनए बना। आपने देखा दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। तो जब आरएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ तब आपके डीएनए इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आरएनए ने ही जेनेटिक मटेरियल का काम किया, आरएनए ने ही सबसे पहले कैटलिस्ट का काम किया था। बाद में सब इसका केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, तब जाके डीएनए बना। अब अपन ये प्रूफ करेंगे, हमने आपको बताया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम केवल कुछ वायरस में ही करता है, सम वायरस। लेकिन दुनिया के जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वायरस को हम लिविंग बींग्स में नहीं जोड़ते, तो दुनिया के जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल, सभी लिविंग बींग्स में जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है? डीएनए। ठीक है, अब अपन को प्रूफ करना है कि डीएनए ही सभी लिविंग बींग्स में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और डीएनए ही बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है बजाय के आरएनए के। तो हमने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था, आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा है एंड आरएनए इज मोर रिएक्टिव, सिंगल स्ट्रैंडेड, हैविंग वन ऑक्सीजन सरप्लस एन अमाउंट और मोर रिएक्टिव है। तो ये आपके बहुत अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि जल्दी म्यूटेंट हो जाएगा। पर डीएनए में आपके कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए, एक ऑक्सीजन कम भी है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी है, साथ में डीएनए में थाइमीन है जबकि आरएनए में यूरेसिल है। और यूरेसिल जो है ना आरएनए में, वो आरएनए को मोर रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, और डीएनए में थाइमीन है जो उसे स्टेबल बनाता है। तो डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। तो इसको हम पहले कुछ आपके जो है केमिकली और कुछ आपके एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको बता दें कि क्यों सबसे पहला ये डीएनए जो है आपके डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के आमने सामने होते ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे जुड़ते हैं ना, ए टी से जी सी से, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। साथ में आपके इसमें खुद से रिपेयरिंग पावर है। डीएनए में कोई चोट वोट हो जाए कोई, तो वो खुद से अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो ये बेटर जेनेटिक मटेरियल है बजाय के आरएनए के। दूसरी चीज, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट भी कर सकता है, मतलब अपने जैसी दूसरी डीएनए बना सकता है, बल्कि फेथफुल रिप्लिकेशन होगा। फेथफुल रिप्लिकेशन की वही इंफॉर्मेशन दूसरे में
चली जाएंगी आपके। तो डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है। और ये आपने सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज होती है। इंटरफेज स्टेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब रिप्लिकेशन, जिससे ये अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है, मतलब अपनी डीएनए की कॉपियां बना सकता है। और वही कॉपियां सेल डिवीजन में आगे डॉटर सेल में जाती हैं। भाई एक सेल से आपके दो सेल बनती है ना माइटोसिस में, तो इसका जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाएगा और ये कॉपियां आपके डॉटर सेल में चली जाएंगी। ठीक है। फिर अगर हम आपको बता दें कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, दो स्ट्रैंड है ना, इन दोनों को हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर से अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दे, लो टेम्परेचर पे रखें तो फिर से ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कहलाती है। हाई टेम्परेचर पे जो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं इसे कहते हैं डीनेचुरेशन, और लो टेम्परेचर पे ये फिर से जुड़ जाते